हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और मैं आपका अपना डीएनए सर। तो आज हम इवोल्यूशन का सेकंड लेक्चर लेके चलेंगे और इस लेक्चर में हम इवोल्यूशन की आगे की बातें करेंगे। यानी कि आपको इवोल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि आखिर इवोल्यूशन क्या था, इवोल्यूशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये सब चीजों के बारे में मैं लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो लोग भी लेक्चर नंबर 2 को डायरेक्ट देख रहे हैं वह कृपया लेक्चर नंबर 1 को देखें, फिर लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे, क्लियर कट समझ में आएगा। यानी आपको हम लेक्चर नंबर 1 में आखिर हमने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को समझा था, आखिर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या था, हमने इवोल्यूशन को समझा था। यानी हमने ये भी कहा था कि इवोल्यूशन को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है इन द सेंस ऑफ डिटरमिनेशन, कि आगे क्या बनने वाला है इसके बारे में हम कभी कह ही नहीं सकते हैं कि इवोल्यूशन किस डायरेक्शन में जाएगा। आपके भी मैंने बताया था कि इवोल्यूशन आर स्टोकैस्टिक प्रोसेस, यानी कि वह रैंडम प्रोसेस था, वह लक बाय चांस पर निर्भर करता था। यानी कि इन सब चीजों के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आपको मैं बता दूं कि आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से कि क्या इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर इवोल्यूशन एक प्रोसेस का रिजल्ट है। आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर आखिर की कोई पूछे इज इवोल्यूशन प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, यानी कि आखिर इवोल्यूशन जो है क्या इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर एक प्रोसेस का रिजल्ट है। तो आप कहेंगे, यानी कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सोचना सिखाता हूं कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर एक प्रोसेस का रिजल्ट है। यानी रिजल्ट कहने का मतलब परिणाम है। यानी मैं आपको ये कह सकता हूं कि आज तक 100% साइंटिस्टों ने यह क्लियर कट नहीं किया कि इवोल्यूशन क्या है, या तो एक प्रोसेस है या फिर किसी प्रोसेस का रिजल्ट है। अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग मानना था इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन क्या मैक्सिमम साइंटिस्टों ने इस झगड़ा को सुलझाने के लिए, यानी साइंटिस्टों का ये भी मानना था कि किसी ने कहा चलो इवोल्यूशन को हम प्रोसेस भी मान लेते हैं, इवोल्यूशन को किसी ने इवोल्यूशन को तो प्रोसेस का रिजल्ट भी मान लिया। तो कहेंगे सर आखिर हम इवोल्यूशन को कब मानेंगे कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है। फिर आप कहेंगे कि सर आखिर हम कब मानेंगे कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस का रिजल्ट है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं कि इज इवोल्यूशन, सबसे पहला तो क्वेश्चन होना चाहिए कि इज इवोल्यूशन, सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए इज इवोल्यूशन प्रोसेस, कि आखिर इवोल्यूशन एक प्रोसेस है और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, आखिर आपका जो इवोल्यूशन है कि यह एक प्रोसेस है या फिर किसी प्रोसेस का रिजल्ट है। तो आप कहेंगे सर आपका क्या मत है। तो मेरा वही मत था जो मैक्सिमम साइंटिस्टों का मानना है। यानी कहने का मतलब इवोल्यूशन को कभी कभी प्रोसेस भी मानेंगे और कभी कभी रिजल्ट ऑफ प्रोसेस भी मानेंगे। आप कहेंगे कि सर कि ठीक है प्रोसेस कब मानेंगे और कब रिजल्ट ऑफ प्रोसेस मानेंगे। यानी कि कहने का मतलब अगर मैं कहूं, यानी कि इफ वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड, यानी जब हम वर्ल्ड की स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी इस दुनिया की कहानी को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तब कहेंगे कि इवोल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस है। यानी अगर हम क्या कहेंगे कि इस दुनिया की स्टोरी को पढ़ेंगे, यानी आपको मैंने बताया था जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स कब आज से 20 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 20 बिलियन ईयर्स साल पहले बना था। यानी कि आपको वहां से लेकर के जब तक अर्थ बना, यानी दुनिया बनी, तब तक के लेकर के प्रोसेस को अगर हम स्टडी करते हैं तो उस रेफरेंस में कहेंगे कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है। क्या है वो, एक प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं कहूं स्टोरी ऑफ क्या लाइफ के बारे में पढ़ूं, यानी कहने का मतलब इफ वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ, अगर हम क्या करें कि लाइफ की स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं, यानी आखिर यह अर्थ बनने के बाद धरती पर लाइफ कैसे आया, यानी इस कहानी को अगर हम पढ़ेंगे उस रेफरेंस में क्या कहेंगे कि हमारा जो इवोल्यूशन है वह एक प्रोसेस का रिजल्ट है, यानी रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है।
कहेंगे सर इसको मैं कैसे मानूं? आपको एक और थ्योरी में आगे पढ़ाऊंगा, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कहने का मतलब इस धरती पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए होंगे और आगे भी आएंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए होंगे, क्या सभी यहाँ पर सरवाइव कर जाएंगे? क्या बिल्कुल नहीं। सरवाइव वही करेंगे जिसको हमारा इन्वायरमेंट फेवर करेगा, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहन सहन अपने आप को ढाल लेंगे, जो हमारे इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे, उन्हीं को नेचर सेलेक्ट करेगी, वरना सबको क्या करती है? रिजेक्ट करेगी। यानी कहने का मतलब नेचुरल सिलेक्शन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म धरती पे आते हैं, लेकिन सरवाइव वही करता है जिसको हमारा नेचर क्या करती हो? सेलेक्ट करती हो। यानी आने वाले समय में, कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आने वाले समय में वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेंगे जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी हमारे इन्वायरमेंट में रहने के अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या कर ले? अडॉप्ट कर ले। यानी जो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं डाल पाएगा उसको हमारा नेचर कभी भी सेलेक्ट नहीं कर सकती। चलेंगे, तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन था कि आखिर हमारा जो इवोल्यूशन है वो एक प्रोसेस था या फिर यह एक रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। तो आपको क्लियर कट मैंने बताया कि इवोल्यूशन को प्रोसेस कब मानेंगे? जब हम स्टोरी ऑफ वर्ल्ड यानी वर्ल्ड की स्टोरी को पढ़ेंगे, उस समय कहेंगे कि इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है। लेकिन अगर हम स्टोरी ऑफ लाइफ के बारे में, इस धरती पर जीवन कैसे आया उसकी कहानी को पढ़ेंगे, उस सेंस में कहेंगे कि इवोल्यूशन क्या है? एक प्रोसेस का रिजल्ट है। क्या यह बात आपको, हमें उम्मीद है कि आपको यह बात 100% क्लियर कट समझ में आया होगा। अब चलेंगे, कुछ एनसीईआरटी की बातें हैं, उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। यानी आप एनसीईआरटी में कुछ बात दिया गया है, उस बात को आखिर समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी क्या क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि आवर यूनिवर्स आर 20 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कहती है, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि आवर universe are 20 billion years. Our universe are 20 billion years. 20 billion years old. कहने का मतलब हमारा जो यूनिवर्स है ना, वह आज से 20 बिलियन ईयर्स साल पहले बन चुका है। यानी कहने का मतलब हमारा यूनिवर्स है 20 बिलियन साल पहले बना है। आप कहेंगे सर व्हाट इज यूनिवर्स? आखिर यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? पहले क्वेश्चन तो आना चाहिए सर, व्हाट इज यूनिवर्स? तो एनसीईआरटी कहती है कि यूनिवर्स आर कंप्राइजेस फ्रॉम क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, यानी गैलेक्सीज के समूह से, गैलेक्सीज के झुंड से हमारा इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? ये जो हमारा ब्रह्मांड दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड है, वह गैलेक्सी के क्लस्टर्स यानी कि झुंड से बना है। यानी क्या मैं कह सकता हूं, यूनिवर्स आर या फिर यूनिवर्स इज लिख सकते हैं, यूनिवर्स इज comprises from clusters of galaxies, यानी कि गैलेक्सीज के झुंड से हमारा यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। यानी यूनिवर्स का निर्माण बहुत सारे गैलेक्सीज के मिलने से हुआ है। गैलेक्सीज, आप कहेंगे सर व्हाट इज गैलेक्सीज? आखिर गैलेक्सी किससे बना है? गैलेक्सी कहने का मतलब आपका गैलेक्सीज आर मेड बाय, इट इज फॉर्म फ्रॉम, यानी लिखेंगे इट इज फॉर्म फ्रॉम, किससे मिलकर बना है? स्टार्स यानी तारा। उसके बाद क्लाउड्स ऑफ गैसेस, यानी कि गैस के क्लाउड्स ऑफ गैसेस, यानी गैस के क्लाउड से, एंड सम डस्ट पार्टिकल्स, किससे मिलकर बना हो? सम डस्ट पार्टिकल्स के मिलने से बना है आपका गैलेक्सी। यानी आपका जो गैलेक्सीज है वह स्टार और गैस के क्लाउड तथा कुछ धूल कण के पार्टिकल यानी अणुओं से मिलकर क्या बना है? आपका गैलेक्सीज। यानी मानता हूं यह आपका गैलेक्सीज है। अगर मैं मान रहा हूं आपका यह एक गैलेक्सीज है, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? स्टार्स। क्या प्रेजेंट होंगे? स्टार्स प्रेजेंट होंगे। इसमें गैसियस क्लाउड्स भी प्रेजेंट होंगे और बीच में इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? बीच में आपको यहाँ पर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। यह आपका कहलाएगा गैलेक्सी।
क्या कहलाएगा वो? गैलेक्सी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गैलेक्सी। यानी बहुत सारे गैलेक्सीज के क्लस्टर से हमारा यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, और हमारा यूनिवर्स का निर्माण यानी आज से 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है। क्या यह बात आपको 100% समझ में आया? नहीं। चलेंगे एनसीईआरटी की और बात कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम बात करें, अगर इन कंपैरिजन टू द यूनिवर्स, यानी कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं यूनिवर्स के साइज को, अगर मैं यूनिवर्स के साइज को मानूं तो मैं मानता हूं आपका यह बोर्ड एक यूनिवर्स है, यानी आपका ये पैनल है, डिजिटल पैनल जो दिख रहा है यह एक यूनिवर्स है। तो इसमें अर्थ एक छोटा सा धब्बा के समान है। यानी एनसीईआरटी का मानना है कि अगर यूनिवर्स अगर आपका इतना बड़ा है तो इसमें यानी अर्थ एक छोटा धब्बा के समान है। यानी कहने का मतलब इसको अगर आप पूरे को क्या मानते हैं, इसको अगर आप यूनिवर्स मानते हैं, इसको आप क्या मान रहे हो? यूनिवर्स मान रहे हैं। अगर आप उसे यूनिवर्स मानते हैं तो एक जो आपका ये अर्थ है, यानी अर्थ एक छोटे से, यानी लिखेंगे इंडीड ऑफ अ स्पिक, यानी एक छोटा सा धब्बा के समान माना जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर इस पैनल को आप क्या मानते हैं, यानी कहने का इस पैनल को अगर हम यूनिवर्स मानते हैं, लेकिन यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उस यूनिवर्स में हमारा अर्थ जो है ना, ये क्या है? आपका अर्थ है। क्या है वो? अर्थ जो है एक छोटा सा धब्बा के समान है। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई पूछे कि क्लियर कट में इस लाइन का मतलब क्या है, कि यूनिवर्स जो है ना बहुत बड़ा है, कह सकता हूं यूनिवर्स आर वास्ट। कहने का मतलब कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यूनिवर्स वास्ट है, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो आपका अर्थ है एकदम छोटा सा एक धब्बा के समान है। यानी इस लाइन को एनसीईआरटी में ऐसे लिखी हुई है कि यूनिवर्स इज वास्ट, लिखा है कि यूनिवर्स इज वास्ट, यानी कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। एंड अर्थ इज इंडीड, अर्थ इंडीड ऑफ अ स्पिक, यानी कि क्या है कि अर्थ बहुत बड़ा है, अर्थ एक विशाल है, लेकिन इसके कंपैरिजन में हमारा धरती काफी छोटा है। यानी अर्थ जो है ना काफी एकदम छोटा है, यानी इस विशाल काय संसार में हमारा जो अर्थ एक धब्बे के समान है। क्या यह बात आपको 100% समझ में आई या नहीं आई? अब देखेंगे एक और आपको क्वेश्चन, एक और बात लिखा हुआ है, स्टेलर्स डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर। एनसीईआरटी में कहता है स्टेलर्स डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। किसमें मापा जाता है वो? लाइट ईयर में मापेंगे। यानी कहने का मतलब स्टेलर डिस्टेंस समझेंगे। व्हाट इज स्टेलर डिस्टेंस? स्टेलर डिस्टेंस कहने का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडीज, दो सेलेस्टियल बॉडीज कहने का मतलब दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को कहेंगे स्टेलर डिस्टेंस। क्या कहेंगे वो? स्टेलर डिस्टेंस। यानी स्टेलर डिस्टेंस कहने के लिए दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, यानी मैं कह सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडी, कहने का मतलब सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि मैं कह सकता हूं स्टेलर डिस्टेंस कहने का मतलब दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच का डिस्टेंस को क्या कहेंगे वो? स्टेलर डिस्टेंस। क्या कहेंगे? स्टेलर डिस्टेंस। यानी कि स्टेलर डिस्टेंस कहेंगे, अगर हिंदी में समझे तो दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम? स्टेलर डिस्टेंस। क्या यह बात आपको समझ में आया या नहीं आया? ये छोटी छोटी बातें थी एनसीईआरटी में। यानी जो स्टेलर डिस्टेंस होती है उसको लाइट ईयर में मापा जाता है। अब कहेंगे सर व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर कहने का मतलब अगर लाइट के द्वारा एक साल में जितनी भी दूरी डिस्टेंस कवर की हुई होती है उसे क्या कहेंगे? लाइट ईयर। क्या कहेंगे हम? लाइट ईयर। लाइट ईयर कहने का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। क्या कह सकते हैं वो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। क्या कहेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट
लाइट इन 1 ईयर। कितने ईयर में हो? एक साल में अगर लाइट के द्वारा जितने भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है इसे कहेंगे लाइट ईयर। और स्टेलर डिस्टेंस कहने का मतलब दो सेलेस्टियल बॉडीज यानी सेलेस्टियल बॉडीज कहने का मतलब दो खगोलीय पिंड यानी खगोलीय पिंड समझने का मतलब अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, इसके बीच के डिस्टेंस को कहेंगे स्टेलर डिस्टेंस। यानी स्टेलर डिस्टेंस को कितने मापेंगे हो? लाइट ईयर में मापेंगे। क्या मापेंगे? किसमें मापेंगे हम? लाइट ईयर में। किस यानी कोई पूछे कि स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन, क्या आंसर जाएगा? लाइट ईयर। क्या जाएगा? लाइट ईयर। लाइट ईयर कहने का मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। क्या यह बात आपको 100% समझ में आया है? कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं वीडियो के शुरू में तो कभी नहीं कहता हूं कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं जब कहूंगा आपको मेरे मेहनत यानी आपको लगेगा कि डीएनए सर काफी मेहनत करते हैं और एक एक कंसेप्ट को पूरे क्लियर कट समझाने की कोशिश करेंगे तो आप खुद लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मैं तो कभी शुरू में कहता ही नहीं। चलेंगे अब देखेंगे एनसीईआरटी में कुछ और ही बात देखा गया है। एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम क्या करते हैं आकाश में देखते हैं when we see in the stars या फिर when we see a stars, यानी कि जब भी हम आकाश में देखते हैं, आकाश में देखने का मतलब जब भी हम तारे को देखते हैं we are peeping in the past। यानी जब भी हम क्या करते हैं, कहता है कि अगर हम आकाश में देखते हैं यानी when we saw the stars, when we see the stars, क्या लिखेंगे? जब हम स्टार्स को देखते हैं यानी मैं लिख सकता हूं कि when we see the stars, stars we are peeping in the past, peeping in the past। यानी इस लाइन का मतलब क्या होता है इसको बहुत ही अमेजिंग में समझाएंगे, कृपया समझेंगे। जब भी हम तारे को देखते हैं, जब भी हम स्टार्स को देखते हैं तो अपने पास्ट को देखते हैं। यानी कि आखिर हम पास्ट को क्यों देखते हैं यार? कहने का मतलब क्या मैं मान सकता हूं यह आपका एक अर्थ है? क्या है वो? यह आपका एक अर्थ है। क्या है ये? आपका मैंने माना ये अर्थ। क्या है वो? यह आपका अर्थ है और यहां से काफी दूरी पर स्टार्स प्रेजेंट है। क्या है? यानी कि आपका जो स्टार्स है ना, यानी धरती से ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स यानी कि ट्रिलियंस किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर है? ट्रिलियंस किलोमीटर दूर, यानी काफी दूर है। कहने का मतलब जो आपका अर्थ से स्टार का जो दूरी है ना, यानी जो अर्थ से जो आपका तारा का दूरी है वो काफी दूर है, यानी ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर है। और आपको मैं बता दूं जो लाइट है ना, जो स्टार्स जो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है ना, उसको लाइट को धरती पर आने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? वो मिलियंस ईयर्स लग जाएंगे, यानी बहुत सारे साल लग जाते हैं। कहने का मतलब कि तारा जो है, स्टार्स है, हमारे धरती से इतने दूर है कि उनके लाइट को आने में हमारे धरती पर काफी साल यानी मिलियन साल लग जाते हैं, कई मिलियंस लग जाते हैं। यानी आज हम जो तारे को चमकते हुए देखते हैं वो आज से कई साल, कई मिलियन ईयर साल पहले वो चमक चुका है और वह लाइट आज हमारे धरती पर पहुंच रही है। यानी कहने की मतलब जब भी हम तारा को देखते हैं, जो तारा हमको टिमटिमाते हुए नजर आता है वो आज का चमका हुआ नहीं है। यानी लाइट वो आज चमका और आज हमारे धरती पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी दूरी क्या है? ट्रिलियंस किलोमीटर, बहुत ज्यादा दूर है। यानी कि अर्थ पर जो तारे का टिमटिमाता हुआ नजर आता है वह एक्चुअल में तारा आज नहीं, जो पीपिंग का मतलब होता है, यानी पास्ट में पीपिंग यानी देखते, यानी हम जो पास्ट को देखते हैं। कहने का मतलब कि जो तारे को टिमटिमाते हुए देखते हैं हम, यानी जो तारा आपको टिमटिमाता हुआ नजर आता है वह तारा आज नहीं टिमटिमा रहा है, वह आज से मिलियन साल पहले टिमटिमा चुका होता है और उसकी लाइट को आने में इतना समय लग जाता है हमारे धरती पर। इसलिए कहा गया कि तारा जो आज चमका वो मिलियन साल बाद हमारे धरती पर पहुंचता है, बहुत सालों बाद हमारे धरती पर पहुंचता है। यानी कहने का मतलब जो तारा आज टिमटिमा रहा है वह हमें काफी दिनों बाद दिखाई देगा,
मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हमें दिखाई देगा, यानी जो जीव मिलियन साल बाद रहेंगे उनको दिखाई देगा। लेकिन जो आज हमें तारा चमकता हुआ दिखाई देता है, जो स्टार्स स्प्लिटिंग करते हुए आज नजर आते हैं, वो आज से मिलियन ईयर्स पहले वह चमक चुके होते हैं, वह मिलियन साल पहले लाइट इमेज किए होते हैं, इमिट किए होते हैं, और वह लाइट आज हमें अर्थ पर आता हुआ महसूस होता है। इसलिए साइंटिस्टों ने कहा कि जब हम स्टार्स को चमकते हुए देखते हैं तो हम अपने पास्ट को देखते हैं, यानी पास्ट को देखने कहने का मतलब कि वह पहले ही चमक चुका है, यानी वह पहले ही चमक चुका है और उस लाइट को आने में मिलियंस ईयर्स लग चुके हैं। क्या यह बात आपको 100% समझ में आया है? नहीं, आई होप इस कंसेप्ट को मैंने 100% अपना को देख के समझाया, और आपको कितना समझ में आया आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आखिर यूनिवर्स कैसे बना, यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, आखिर यूनिवर्स कैसे बना, उस बात को एक एक करके डिटेल कंसेप्ट को समझेंगे। चलेंगे तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स करके पहला हेडिंग हम डालेंगे कि आखिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, यानी हेडिंग होगा हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। क्या हेडिंग होगा? वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि आखिर यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, यह ओरिजिन यानी यूनिवर्स, यह ब्रह्मांड है, यह कैसे बना, यानी हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझना है कि आपका जो ब्रह्मांड है वह कैसे बना। साइंटिस्टों का मानना था कि शुरुआत में कोई सॉलिड इकाई होगी जो एकदम आग का गोला था। क्या था वो? एकदम सॉलिड इकाई, यानी कि हमने उसको क्या कहा? सॉलिड या फिर डेंस एंटिटीज कहा। क्या कहा हमने हो? यानी कि शुरुआत में यह एक डेंस एंटिटीज रही होगी, यानी कोई इकाई रही होगी जो काफी डेंस है, यानी आग के गोले के समान है, कोई एकदम डेंस एंटिटीज रही होगी। इसको हमने कहा था, साइंटिस्टों ने कहा था कि सॉलिड या फिर डेंस एंटिटीज। क्या कहा? एंटिटी कहने का मतलब इकाई। कोई शुरुआत के समय में, यानी आखिर यूनिवर्स कैसे बना, आखिर यूनिवर्स का ओरिजिन हमने समझा रहा। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में एक अब्बे लिमेट्री नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बिग बैंग नाम का थ्योरी दिया था। क्या दिया था वो? बिग बैंग। अब्बे लिमेट्री नामक साइंटिस्ट, किसने दिया था वो? अब्बे लिमेट्री नामक साइंटिस्ट ने इस कंसेप्ट को दिया था, और अब्बे लिमेट्री ने बिग बैंग नाम का एक थ्योरी दिया था। बिग बैंग यानी बिग बैंग कहने का मतलब, बिग का मतलब बड़ा, और बैंग का कहने का मतलब धमाका। बैंग कहने का मतलब क्या होता है? धमाका। यानी कि अब्बे लिमेट्री ने एक थ्योरी दिया था, उस थ्योरी का नाम था बिग बैंग थ्योरी। बिग का मतलब बड़ा और बैंग का मतलब होता है धमाका, यानी इस कंसेप्ट का नाम है बड़ा धमाका तो होने वाला है। और इस कंसेप्ट को किसने दिया था? अब्बे लिमेट्री। अब्बे लिमेट्री का मानना था कि इनिशियल डेज में कोई सॉलिड एंटिटीज था जो कि आग का गोला इन्होंने माना था। क्या माना था? आग का गोला। इन्होंने इसे क्या माना था? आग के गोले, और इसके चारों तरफ गैस के क्लाउड घूमते हुए नजर आ रहे थे। इन्होंने कहा था स्पिनिंग गैसियस क्लाउड यहाँ पर, यानी चारों तरफ इसके चारों ओर गैस के, यानी चारों तरफ गैस के जो क्लाउड्स है वो घूमते हुए नजर आ रहे थे, यानी ऐसे ऐसे चारों तरफ, यानी गैस, यानी कि मैं कह सकता हूं स्पिनिंग गैसियस क्लाउड, यानी कि मैं कह सकता हूं गैसियस क्लाउड। क्या मैं कह सकता हूं? गैसियस स्पिनिंग गैसियस क्लाउड, यानी कि इसके चारों तरफ स्पिन करते हुए यानी गैस के क्लाउड घूम रहे थे। क्या हमने कहा था? गैसियस क्लाउड। क्या कहा हमने? गैसियस क्लाउड, यानी कि गैसियस क्लाउड आपको घूमते हुए नजर आ रहे थे, यानी इसके चारों तरफ गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स थे जो घूमते हुए आ रहे थे, यानी कि सॉलिड बॉल था। यानी शुरुआत के समय में एक सॉलिड बॉल, यानी इसको सॉलिड एंटिटीज कहा था। एंटिटीज का मतलब होता है इकाई। कोई सॉलिड हॉट इकाई था जिसके चारों तरफ गैसियस क्लाउड्स घूमते हुए नजर आ रहे थे। यानी आप ऐसे समझेंगे कि क्या करेंगे, चारों तरफ ऐसे गैस के मॉलिक्यूल घूम रहे थे, यानी गैस के मॉलिक्यूल ऐसे इसके चारों तरफ मूव कर रहे थे। अब इसमें क्या होता है? बड़ा धमाका होता है। समझेंगे आखिर वो धमाका कैसे, यानी इसमें क्या होता है? एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है वो? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसमें होता है थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन।
यानी थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन कहने का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोज करना यानी ब्लास्ट करना। यह एक आग का गोला था, सॉलिड एंटिटी था, इसमें होता है थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी कि यह फूटता है और यह ब्लास्ट होता है। यानी एक्सप्लोजन कहने का मतलब यह ब्लास्ट होता है। इसी को नाम दिया हमने बिग बैंग। क्या नाम दिया हो? यानी एलिमेंट्री ने इसी को कहा बिग बैंग। आप बताएंगे, जब मैं कंसेप्ट आपसे पूछता हूं कि आखिर जो आपका यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, तो क्या आप बताएंगे कि बिग बैंग कब हुआ होगा? यानी जब बिग बैंग होगा तभी तो यूनिवर्स का निर्माण होगा। यानी कि यूनिवर्स कब होगा? जब बिग बैंग हुआ तभी तो यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। यानी कहने का मतलब, बिग बैंग कहने का मतलब थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी शुरुआत में जो एक सॉलिड एंटिटी था उसमें एक्सप्लोजन हुआ है, काफी जोर से उसमें ब्लास्ट हुआ है, यानी वो पूरी तरह से एक्सप्लोड हो चुका है, यानी टूट चुका है छोटे छोटे पार्टिकल में। और इस एक्सप्लोजन को हमने कहा बिग बैंग। क्या कहा हो? बिग बैंग हमने कहा। क्या कहा? बिग बैंग। यानी बिग बैंग कितना दिन पहले हुआ होगा? 20 बिलियन ईयर्स अगो। किसमें हुआ? 20 बिलियन ईयर्स अगो। यानी BYA का मतलब होता है बिलियन ईयर्स अगो। अब कहेंगे यह सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन था। क्या था वो? सिंगल, एक ही तो हुआ था, और ह्यूज एक्सप्लोजन यानी बहुत बड़ा, यानी विस्फोट हुआ था। एक्सप्लोजन यानी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। और इसको मैं फिजिकल टर्म में इसको डिफाइन कर नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब जो बिग बैंग हुआ था, इतना डेंजर हुआ था, इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, यह इतना बड़ा एक्सप्लोजन था कि इसको हम फिजिकल टर्म में अनइमेजिनेबल, यानी मैं इसको इमेजिन ही नहीं कर सकता हूं, तो बोल सकता हूं अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। फिजिकल टर्म कहने का मतलब मैं इसको फिजिकल टर्म में अनइमेजिन, यानी इमेजिन ही नहीं कर सकता हूं, इतना बड़ा या क्या फिजिकल टर्म्स, यानी फिजिकल टर्म्स में यह क्या था? अनइमेजिनेबल था। यानी इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, इतना बड़ा विस्फोट हुआ, या सिंगल ह्यूज विस्फोट था, यानी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था जिसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं किसी फिजिकल वर्ल्ड में कि कितना बड़ा एक्सप्लोजन था। या बिग बैंग थ्योरी एलिमेंट्री ने दिया था, और एलिमेंट्री का मानना था कि शुरुआत में क्या था? एक सॉलिड एंटिटी था, उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे? गैस के क्लाउड्स घूम रहे थे, यानी गैस के क्लाउड घूम रहे थे, उसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, यानी उसमें विस्फोट होता है, वह ब्लास्ट करता है, इसी को कहेंगे बिग बैंग। क्या कहेंगे वो? बिग बैंग। यानी बिग बैंग जब होगा तभी तो यूनिवर्स का निर्माण होगा। यानी आपसे कोई पूछे कि बिग बैंग कब होगा, यानी बिग बैंग उसी समय हुआ होगा जब धरती का निर्माण, यानी जब धरती कहे यूनिवर्स का निर्माण, यानी कहने का मतलब जब यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो बना तो बिग बैंग तो उसी समय हुआ होगा। यानी बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग हुआ, उस बिग बैंग का सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन था, बहुत बड़ा विस्फोट था, सिंगल विस्फोट था। अब देखेंगे इतना बड़ा विस्फोट था, इतना बड़ा धमाका था कि हमको हम उसे फिजिकल टर्म में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। आप कहेंगे, अब देखेंगे जो बड़ा आपका जो सॉलिड जो एंटिटीज था, अब वह क्या हो चुका है? ब्रेक हो चुका है। यानी अब इसको आप समझेंगे, जो सॉलिड आपका एंटिटीज था वह छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो चुके हैं, और जो क्या हो चुके हैं? गैसेस जो थे या क्लाउड बना चुके थे। क्या थे? जो स्पाइनिंग गैसेस मॉलिक्यूल थे, जो गैस के थे, वो क्लाउड में घूम रहे होंगे, यानी ऐसे ऐसे गैस के क्लाउड्स बनेंगे, यानी क्लस्टर्स बना बना के ऐसे घूम रहे होंगे। जो एंटिटीज था ना, वह इस प्रकार से इसी में, यानी एंटिटीज क्या हो चुका था? छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका था। किसमें टूट चुका था? वो छोटे छोटे चीजों में टूट चुका था। यानी इसको हमने क्या कह दिया? यह तो गैसियस क्लाउड है। क्या कहेंगे हो? गैसियस क्लाउड। क्या कहेंगे? गैसियस क्लाउड है। इस गैसियस क्लाउड को हमने क्या कहा? नेबुला। क्या कहा था? नेबुला कहा था। क्या कहा? ने कहा नेबुला, यानी जो गैसियस क्लाउड थे इसको हमने नेबुला कहा। और हमने क्या कहा? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एंटिटीज, यानी पार्टिकल्स ऑफ एंटिटी, यानी जो एंटिटी था, जो इकाई थी, उसकी यंग व्हाइट वाले पार्ट छोटे छोटे क्या थे? पार्ट बन चुके थे। यानी यहां पर क्या हो चुका है? एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। यहां पे क्या हो चुका हो? एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स।
यानी यूनिवर्स का क्या हो चुका है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ है। आपको मैं बता दूं, अगर कोई पूछे कि एक्सपेंशन, यहां पर समझेंगे तो एक साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब देखेंगे कि एक्सपेंशन हुआ है, यानी यहां पर सॉलिड बहुत ही उसमें एक्सप्लोजन हुआ, वो पूरी तरह बिखर चुका है। आप बताएंगे किसी भी चीज का अगर मैं क्या कहूं कि सरफेस एरिया बढ़ता है, वो पूरी तरह से टूट चुका है, उसका टेम्परेचर यानी हीट लॉस होगा या नहीं होगा, यानी क्या एक्सप्लोजन होने से इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, अगर कोई आग का गोला है वो टूट जाए, चारों तरफ बिखर जाए, छोटे छोटे पार्टिकल में चारों तरफ एक्सप्लोड हो जाए, यानी चारों तरफ धमाका होने के बाद बिखर जाए, तो क्या आप बताएंगे उसका टेम्परेचर कम होगा या नहीं होगा, यानी मैं लिखूंगा कि टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्या लिखेंगे, टेम्परेचर जो होता है ना वो क्या करेगा, वह डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज। जैसे ही टेम्परेचर क्या डिक्रीमेंट हुआ, यानी जैसे ही आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेटर ऑन गैसेस का फॉर्मेशन, कुछ गैसेस का निर्माण हो जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं लेटर ऑन हाइड्रोजन एंड हीलियम आर फॉर्म्ड, यानी हीलियम गैसेस आर फॉर्म्ड, यानी यह क्या थे, हाइड्रोजन और गैस हीलियम गैस क्या हो चुके हैं, यहां पर बन चुके हैं। यानी कहने का मतलब एक आग के गोला से, आप देखेंगे आग के गोला में क्या हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ और सारे पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में टूट चुके हैं और यह बन चुका है नेबुला। क्या बन चुका है, यानी नेबुला कहने का मतलब गैसियस क्लाउड। क्या कहेंगे, गैसियस क्लाउड बन चुका है, जिसको हमने नेबुला कहा, और एंटिटीज का पार्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर चुका है, यानी कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो चुका है, यूनिवर्स फैल चुका है। जो आग का गोला है वो फूट चुका था, उससे कि क्या होगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज होगा कुछ समय के बाद आपको ये होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस फॉर्म। यानी अगर कोई पूछे कि सबसे पहले कौन सा गैस बना, तो क्या कहेंगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। क्या कहेंगे वो, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। अब कहेंगे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस तो बन चुका है, यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम गैस बन चुका है। तो अब देखेंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस और इसके साथ भी बहुत सारे कुछ अननोन गैसेस भी बने थे, जिसमें क्या होता है, कंडेंसेशन, यानी कि कंडेंसेशन होगा गैस ड्यू टू ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण गैसों का क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। यानी कि क्या मैं लिखता हूं, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, यानी उसके कंटिन्यूएशन नहीं मैं लिखता हूं, कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, यानी गैस क्या होगा, गैस का कंडेंसेशन होगा, यानी गैस कंडेंस होंगे, यानी कहेंगे ड्यू टू ग्रेविटी, यानी क्या करेंगे, कंडेंस होंगे ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के कारण गैसों में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा और फॉर्मेशन हो जाएगा गैलेक्सीज का। किसका निर्माण हो जाएगा, हो गैलेक्सीज का। किसका निर्माण हो जाएगा, गैलेक्सीज। किसका निर्माण हो रहा है, हो गैलेक्सी का निर्माण हो रहा है, यानी कहने का मतलब यह बन जाएगा गैलेक्सी, यानी क्या बन जाएंगे, बहुत सारे गैलेक्सीज के, गैलेक्सी ना लिखकर गैलेक्सीज लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कंडेंसेशन, गैसों में कंडेंसेशन होता है, यानी गैस क्या होंगे, कंडेंस होंगे, और गैस कंडेंस होकर के क्या बना लेंगे, वो गैलेक्सी। यानी आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जो गैलेक्सी बहुत सारे बनेंगे, और गैलेक्सीज बनने के लिए क्या क्या स्टार्स होना चाहिए, क्या उसके अंदर होना चाहिए, स्टार्स होना चाहिए, उसमें गैसेस कुछ क्लाउड होने चाहिए, और थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो डस्ट पार्टिकल। क्या होगा, डस्ट पार्टिकल होने चाहिए, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल, यानी जो कंडेंसेशन के बाद बहुत सारे गैलेक्सीज बने, यानी गैलेक्सीज होने के लिए तो पता था ना, स्टार हो, गैसेस, क्लाउड्स हो, और कुछ डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो, यानी यह क्या था, बहुत सारे गैलेक्सीज बन चुके हैं। इसमें से हमारा गैलेक्सीज है, उस गैलेक्सी का, इसको मैं मानता हूं आवर गैलेक्सी। क्या मैं, हमारा जो गैलेक्सी है ना, उसको हमने कहा मिल्की वे। हमारा गैलेक्सी को क्या कहेंगे, वो मिल्की वे कहेंगे। जो हमारा गैलेक्सी है इसको हमने कह दिया मिल्की वे, और इसी को कहेंगे आकाश गंगा। क्या कहेंगे, हो आकाश गंगा कहेंगे। कहने का मतलब कि हमारा जो गैलेक्सी है वो एकदम मिल्की वे में है, एकदम से व्हाइटिश है, और इस हमारी गैलेक्सी को हमने कहा आकाश गंगा। क्या कहा हो हमने, आकाश गंगा कहा था। जरा इसको फ्रेश लिखेंगे, आवर गैलेक्सीज आर, यानी जो हमारा गैलेक्सी है जो मिल्की वे में, इसको हमने कहा था आकाश गंगा।
क्या कहा था हो, आकाश गंगा, हमने क्या कहा, इसको आकाश गंगा कहा। अब हमारे जो गैलेक्सीज है इसमें हुआ कंडेंसेशन, कहने का मतलब इसमें भी हुआ कंडेंसेशन। और बहुत सारे गैलेक्सीज यानी कि इसमें गैलेक्सीज में होते हैं कंडेंसेशन, यानी कि गैलेक्सीज में होते हैं क्या बनते हैं, गैलेक्सीज में होगा कंडेंसेशन। क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। यानी गैलेक्सीज में कंडेंसेशन होने के बाद सोलर नेबुला का फॉर्मेशन होता है। आप कहेंगे सर व्हाट इज सोलर नेबुला, यानी आखिर आपका जो सोलर नेबुला क्या होते हैं, सोलर नेबुला क्या है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है वो, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि सोलर नेबुला है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। यानी सोलर नेबुला क्या है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे कि आपका सोलर नेबुला बन चुका है, यानी सोलर नेबुला को ध्यान से समझेंगे। यानी सोलर नेबुला दो फॉर्म में बनता है, एक सेंट्रल पार्ट जो कि हॉट होता है, यानी जो आपका सोलर नेबुला को मैं डायग्रामेटिक वे में अगर मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं तो देखेंगे जो आपका सोलर नेबुला कैसा होता है। मानेंगे यह आपका एक सोलर नेबुला मैं बना रहा हूं, इसका जो सेंट्रल पार्ट है ना वो हॉट है। क्या है वो, सेंट्रल पार्ट काफी हॉट होता है, यह इसका सेंट्रल पार्ट है। कौन सा पार्ट है वो, सेंट्रल पार्ट। कौन सा पार्ट है, यह इसका सेंट्रल पार्ट है। और चारों तरफ देखेंगे इसका यह वाला पेरिफेरल पार्ट, यानी हमारा यह एक सोलर नेबुला है। यानी जब सोलर नेबुला को मैं ऐसे देखूंगा तो एग्जैक्ट आपका सोलर नेबुला ऐसे, यानी टोटली स्ट्रक्चर को एक साथ कहेंगे सोलर नेबुला। क्या कहेंगे हो, सोलर नेबुला। यानी यहाँ पे ऑलरेडी इस बात को मैं लिख ही चुका हूँ कि आखिर सोलर नेबुला क्या होते हैं। यानी अब देखेंगे, यानी कि यह तो मैं कह ही चुका हूँ कि यह क्या है, एक सोलर नेबुला है। यानी जो सेंट्रल पार्ट है वो हॉट है, काफी गर्म है। यानी कि जो सोलर नेबुला यानी जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक प्लेट की समान संरचना होता है, उसका अंदर वाला पार्ट यानी सेंट्रल पार्ट काफी गर्म होता है। और लेटर ऑन कहने का मतलब इसी सेंट्रल पार्ट से आपका सन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा, वो सन का निर्माण हो जाएगा। यानी जो सोलर नेबुला है, जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, उससे आगे चलकर आपका सन का यानी सूरज का निर्माण हो जाएगा। इस यूनिवर्स के अंदर सूरज का निर्माण किससे हुआ है, अगर कोई पूछे तो सोलर नेबुला से। आप कहेंगे सर ठीक है, जो आपका सेंट्रल पार्ट जो बीच वाला पार्ट था काफी गर्म था, जो हॉट पार्ट था, जिससे आपने किस चीज का निर्माण करवा दिया है, सूरज का यानी सन का निर्माण करवा दिया। जो पेरिफेरल पार्ट है ना यह कोल्ड है। यानी यह कौन सा पार्ट है, पेरिफेरल पार्ट। कौन पार्ट है वो, इस पेरिफेरल पार्ट से बाकी और प्लेनेट का निर्माण हुआ है। और प्लेनेट एंड सेलेस्टियल बॉडी, यानी सेलेस्टियल बॉडी और प्लेनेट कह सकते हैं, सेलेस्टियल बॉडी का निर्माण हुआ है। यानी कि आपका जो सोलर नेबुला बना है, सोलर नेबुला से यानी जो अंदर वाला पार्ट सेंट्रल पार्ट था वह काफी गर्म था, जिससे कि बाद में क्या बन चुका है, सूरज यानी हमारा सन बना है। अगर आपसे कोई कहे जो आपका सोलर नेबुला का पेरिफेरल पार्ट जो कि एज कंपेयर टू सेंट्रल पार्ट यह थोड़ा कोल्ड था और इससे किसी का बाद में सारे प्लेनेट का निर्माण हुआ है। जैसे मैं कह सकता हूँ मरकरी, क्या मैं कह सकता हूँ, मरकरी कह सकता हूँ, वेनस कह सकता हूँ, अर्थ कह सकता हूँ, मार्स कह सकता हूँ, जुपिटर कह सकता हूँ, etc आप लिख सकते हैं। यानी इसी से आपका टोटली चीजें प्लेनेट का निर्माण हुआ है, जिसमें से आपको मेनली यानी अब आप देखेंगे आपका सन भी बन चुका है। क्या बन चुका है वो, यानी जो आपका सन क्या है, अर्थ भी बन चुका है। क्या आप बताएंगे कि अर्थ पहली बार कब बना था, यानी कि कोई पूछे कि अर्थ कब बना था, कहेंगे 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। यानी जो प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ, एक स्मॉल बॉल यानी जो एंटिटीज था, उस एंटिटीज से यानी एक अर्थ यानी बाकी सन और सारे प्लेनेट के बनने तक यानी बहुत सारे समय लगे। यानी मैं कह सकता हूं कि 15.5 बिलियन ईयर्स लग गए थे बनने में। क्योंकि आपसे कोई कहे कि आपका सबसे पहला यूनिवर्स कब बना, जब बिग बैंग हुआ
बिग बैंग यानी बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, उस समय यूनिवर्स बना था 20 बिलियन ईयर्स अगो। उसके 15.5 यानी 15.5 बिलियन ईयर्स अगो यानी बिलियन ईयर्स बाद में क्या बना है, आपका अर्थ बना है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। क्या यह बात आपको 100% कि मैंने यूनिवर्स से अर्थ को बना के दिखाया? आखिर आपका इस यूनिवर्स में जो अर्थ का छोटा सा स्पेक यानी कि धब्बा के समान था, वो आखिर बना कैसे? इस बात को मैंने 100% समझाने का पूरा प्रयत्न किया है और हर बात को डिटेल में समझाया हूं। चलिए एक बार और हम समझाते हैं इसको, यानी कि जो यानी आपका जो फॉर्मेशन हुआ है उसको एक बार और हम लेते हैं। जो छोटा सा एंटिटीज था, इस बात को फिर से समझाएंगे, यानी कि यहीं पे अब देखेंगे इस बात को मैं समझा रहा हूं। यानी कहने का मतलब इसमें वह वाला पार्ट आपका यहाँ पे है। अब देखेंगे तो मैं समझा रहा हूं कि छोटा सा आपका जो एंटिटीज था इसको मैं बड़ा कर रहा हूं। यानी शुरुआत में आपको मैंने बताया था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कहने का मतलब शुरुआती समय में यह एक आग का गोला था, स्मॉल एंटिटीज था, कोई डेंस बॉडी था, उसके चारों तरफ गैसेस क्लाउड्स यानी गैसेस स्पिन कर रहे थे, मूव कर रहे थे। उसमें क्या होता है, लार्ज थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उसे विस्फोट यानी बड़ा विस्फोट का ही तो नाम है बिग बैंग। बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब धमाका, यानी क्या अबेलिमेट्री नामक साइंटिस्ट ने इसी धमाका को बिग बैंग कहा था। यानी बिग बैंग 20 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था और बिग बैंग एक सिंगल एक्सप्लोजन था, कोई बड़ा तो यानी टूटा ऐसा पार्टिकल हो ही नहीं सकता था कि धीरे धीरे टूट रहा था। एक बड़ा एक्सप्लोजन था, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, यानी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, यानी इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था कि उसको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। यानी कि अपने फिजिकल टर्म्स के अंदर एनसीईआरटी कहती है कि अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, यानी इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि उस एक्सप्लोजन को हम अपने फिजिकल टर्म्स के अंदर समझ ही नहीं सकते। अब देखेंगे यानी इसमें एक्सप्लोजन हुआ या टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर चुका था, यानी इसमें एक्सपेंशन हो चुका था, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ। अब देखेंगे यह गैसियस क्लाउड, इसको हम लोग नेब्यूला कहा था। क्या कहा था वो, नेब्यूला। अब आप यहां से समझेंगे यानी कि टूट चुका था, छोटे छोटे पार्टिकल्स में एंटिटीज टूट चुका है। यानी आप कहेंगे जब अर्थ का यूनिवर्स का जब एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होने के बाद टेंपरेचर डिक्रीज हो गया नहीं, यानी कोई भी आग का गोला है जब वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाए, जब छोटे छोटे बिखर जाए तो उसका टेंपरेचर तो कम होगा। यानी जैसे ही टेंपरेचर कम हुआ, लेटर ऑन इससे क्या हाइड्रोजन और हीलियम गैस बन गए। क्या बन गए हो, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। और बाद में इसी में क्या हो रहा था, कंडेंसेशन। बाद में इसमें क्या हो रहे थे, वो कंडेंसेशन हो रहे थे, आपको याद होगा ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गैस क्या हो कंडेंस हो रहे हैं और क्या बना लिए थे, गैलेक्सीज। क्या बनाए थे वो, गैलेक्सीज। क्या बनाए थे, गैलेक्सीज। कंडेंसेशन होने के बाद गैलेक्सीज बनाए थे। क्या बनाए थे, गैलेक्सीज। इसमें बहुत सारे गैलेक्सीज बने थे। कितने गैलेक्सी बने थे वो, बहुत सारे गैलेक्सीज बने थे, बहुत सारे गैलेक्सीज इसमें बने थे। अब देखेंगे बहुत सारे गैलेक्सीज जो बने हैं, जिसमें हमारा गैलेक्सीज था, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या नाम था वो, मिल्की वे। आपको मैं बता दूं गैलेक्सी के बारे में अच्छे से पहले ही बता दिया हूं कि हमारा यूनिवर्स बहुत सारे गैलेक्सीज के मिलने से बना है और जो गैलेक्सीज है वो स्टार्स और गैसेस क्लाउड्स तथा डस्ट पार्टिकल के मिलने से बना है। जो हमारा गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है वो, मिल्की वे। और इसको हमने क्या कहा था, आकाश गंगा। क्या कहा था वो, आकाश गंगा। और हमारे गैलेक्सीज में क्या होते हैं, कंडेंसेशन होगा, उसके बाद बन जाएगा सोलर नेबुला। क्या बनेगा वो, सोलर नेबुला। क्या होता है, एक प्लेट की समान संरचना, यानी प्लेट जैसी संरचना होती है, यानी एक प्लेट का फॉर्मेशन हुआ जिसके सेंट्रल पार्ट काफी हॉट था, काफी गर्म था, जिससे हमारा सूरज का फॉर्मेशन हुआ, यानी सन का फॉर्मेशन हुआ। जो पेरिफेरल पार्ट एज कंपेयर टू सेंट्रल, यानी अंदर वाले की तुलना में जो बाहर वाला पार्ट था थोड़ा सॉफ्ट था। क्या था वो, थोड़ा सॉफ्ट था, यानी सॉफ्ट कहने का मतलब थोड़ा कोल्ड था। इससे और सारे चीजों का निर्माण हुआ, यानी किसका निर्माण हुआ हो कि चार सेंट्रल पार्ट, सभी प्लेनेट यानी जो जितने भी प्लेनेट है, यानी इस यूनिवर्स में सारे प्लेनेट का निर्माण पेरिफेरल पार्ट से हुआ। इसमें हमारा एक अर्थ भी आया, यानी हमारा अर्थ क्या, एक बॉल यानी एक स्मॉल एंटिटी से हमारा अर्थ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मैं आपको इस बात को क्लियर कट वर्डों में समझाया। यानी इस बात को मैं 100% आपको समझाने का प्रयत्न किया।
आई होप यह आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपको जो भी इसमें कुछ कमियां दिखाई देगा आप हमें जरूर बताएंगे। मुझे प्रूफ नहीं इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन मैं अपना 100% देकर के हर एक कंसेप्ट को समझाने का प्रयत्न करता हूं। यानी मैं ट्राई करता हूं कि क्लास में बच्चे पढ़े तो क्लास में ही याद आ जाए, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलेंगे आज के क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।